So hey guys, welcome back to the channel. In this video we are going to discuss about life processes of class 10th science chapter 6 according to NCERT and chapter 1 according to biology. So in this chapter we have to discuss what are life processes and types of life processes and their basic subtopics. So what is life processes? First definition of mine and second the book definition. So the essential involuntary or voluntary reactions performed by our body to sustain our life on the earth. मतलब कोई भी जो इनवॉलेंट्री या वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी क्या करती है, परफॉर्म करती है, या फिर इनसाइड जो हमारी बॉडी के रिएक्शन चलती रहती हैं जो हमारी बॉडी को क्या करती हैं, लाइफ लाइव रखने में हेल्प करती है हमारे अर्थ के ऊपर, उसी को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। और द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय आवर बॉडी टू सस्टेन आवर लाइफ, मतलब जो बेसिक फंक्शंस हमारी बॉडी परफॉर्म करती है अपनी लाइफ को अर्थ पे रखने के लिए, उन्हीं को लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। एग्जाम्पल में मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। द सिंपली मेटाबॉलिज्म को क्या कहते हैं, जो हमारी इंटरनल केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं। रेस्पिरेशन हो जाएगा जिसकी हेल्प से फूड का ब्रेक डाउन होता है। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। तो बेसिकली जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक हमने कवर कर लिया। अब सबसे पहले लाइफ प्रोसेसेस कितने टाइप्स के डिवाइड होते हैं। देखो लाइफ प्रोसेस फर्दर हमारे 4 टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं। ये वीडियो ऐसी रहने वाली है, अगर इसके पहले आपने लाइफ प्रोसेस नहीं पढ़ा है, इसके बाद एकदम आप बेसिकली एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। सबसे पहले न्यूट्रिशन, ठीक है। दूसरा रेस्पिरेशन, सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और चौथा एक्सक्रीशन। अब बेसिकली पढ़ लेते हैं एक एक टॉपिक को क्लियर। देखो अभी ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, फिर डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, फूड को गेन करते हैं और अपनी बॉडी के अंदर यूटिलाइज करते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है, इसी गेन फूड को हम लोग क्या करते हैं, इनसाइड द बॉडी ब्रेक डाउन करते हैं। इससे हमें क्या मिलता है, फूड, और इससे हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन, ठीक है। इससे हमें मिलता है फूड और इससे हम करते हैं ब्रेक डाउन, और फिर ये ब्रेक डाउन में फूड को हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, और एक्सेस मटेरियल को क्या कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो न्यूट्रिशन क्या प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट। रेस्पिरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड बाय यूजिंग ऑक्सीजन और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम लोग जो हमारा ब्रेक डाउन ऑफ फूड जो एटीपी फॉर्म हुआ है उसका जहाँ नीड है जिस जगह पे, उसका हम लोग वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते हैं। और फिर एक्सक्रीशन क्या होता है, जैसे हमारे पास जो एक्स्ट्रा चीजें बच गई एनर्जी का, जिनसे हमने लिबरेट कर ली, उसके बाद जो चीजें बची उनको वेस्ट आउट, एक्सक्रीट आउट कर देना हमारी बॉडी से, उसी को एक्सक्रीशन कहते हैं। जैसे कि हमारे स्वेट ग्लैंड्स करते हैं, स्वेट को आउटसाइड दी बॉडी क्या करते हैं, रिमूव करवा देते हैं। इस प्रोसेस को भी हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। अब न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मुझे वीडियो की लेंथ छोटी करनी है, इसी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, सारी डिटेल्स को लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले पढ़ते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट, मतलब इनसाइड द बॉडी। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, ऑब्टेन फूड, मतलब कहीं से हमको फूड मिलता है और हम क्या करते हैं, उसको खाते हैं और उसको क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, मतलब उसमें से जो बेसिक हमारा कार्बोहाइड्रेट, शुगर, उनसे क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा टॉपिक है, अब जो हमारा न्यूट्रिशन होता है फर्दर वो 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। पहला ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जहाँ पे सेल्फ प्रिपरेशन, ठीक है। यहाँ पे फूड का क्या होता है, सेल्फ प्रिपरेशन होता है, मतलब खुद से फूड क्या होता है, बनाया जाता है। यहाँ पे खुद से फूड बनाया जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, डिपेंडेंसी होती है, ठीक है। अब देखो दोनों न्यूट्रिशन के ही टाइप है, मतलब यहाँ भी ऑब्टेन किया जाएगा और यूटिलाइज किया जाएगा, यहाँ भी ऑब्टेन किया जाएगा, यहाँ भी ऑब्टेन किया जाएगा और यूटिलाइज किया जाएगा। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में खुद से वो लोग खाना बनाते हैं। तो खुद से क्या यूज करके, मान लो यहाँ पे कीमो ऑटोट्रॉपिक
या फिर फोटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कीमोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है? कीमो मतलब केमिकल्स, केमिकल का यूज करके जो फूड बनाते हैं वो कीमोट्रॉपिक होता है, जैसे कि पर्पल, सल्फर, बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया क्या होता है? कीमोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जांपल होता है, जो कि केमिकल्स का यूज करके अपना फूड बनाता है। और फोटोट्रॉपिक क्या? जो लाइट का यूज करके, यानी कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कौन करता है? ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स। बेसिकली यही है इसके बारे में, ज्यादा कुछ डिटेल नहीं है, इतना भी बोर्ड में कभी पूछता नहीं है, सब बेसिक बेसिक टॉपिक्स है। अब हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? जहाँ पे डिपेंडेंसी ऑन फूड होती है, मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड किया जाता है फूड के लिए। जैसे कि होलोजोइक मतलब कंप्लीट बॉडी को अपने अंदर इनटेक कर लेना, उसके बाद इनसाइड द बॉडी डाइजेशन करना, द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इनसाइड द बॉडी, उसी को हम क्या बोलते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस हो जाएंगे। और फिर सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म इज फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, मतलब जो ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मतलब मरे हुए या सड़े गले पे फीड करता है, उसको हम बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा मशरूम। इसका एग्जांपल ऊपर लिख लेते हैं, मशरूम, मशरूम। और सेम इसी के नीचे आता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बच्चे इन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अगर आप एक बार पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सड़े गले मरे हुए पे फीड किया जाता है, और यहाँ पे जिंदा पे ही एक ऑर्गेनिज्म फीड करता है, मतलब द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड यूजिंग अ लाइव होस्ट विदाउट किलिंग इट। जैसे एग्जांपल हमारा लीचरलाइस, यहाँ पे क्या होता है? एक जिंदा किसी ऑर्गेनिज्म पे क्या करता है? छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं बिना उनको ज्यादा हार्म पहुंचाए या फिर जान लिए। जैसे कि एग्जांपल लीच और लाइस हो जाएगा, लीच और लाइस। ठीक है, मतलब जो बाल में जुए होती हैं सिंपली, वो भी हमसे न्यूट्रिशन ले रहे हैं, लेकिन हमें मार थोड़ी रहे हैं। ठीक है, अब एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? जहाँ पे सेल्फ प्रिपरेशन होती है फूड की। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ टू टाइप्स में डिवाइड होता है, कीमोटोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक। कीमो मींस केमिकल्स, केमिकल्स का यूज करके जहाँ पे न्यूट्रिशन बनता है वो कीमोटोट्रॉपिक होता है। फोटोट्रॉपिक क्या होता है? जहाँ पे लाइट का यूज करके हमारा न्यूट्रिशन बनता है, एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स। सबसे मेजर है कीमोटोट्रॉपिक का एग्जाम्पल जो होते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। उसके बाद हमारा है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे क्या होता है? डिपेंडेंसी फॉर फूड, मतलब यहाँ पे फूड के लिए डिपेंडेंट होना पड़ता है। आप देखो, डिपेंडेंसी किस किस बेसिस पे होती है? मान लो होलोजोइक है, तो वो क्या करेगा? पूरी बॉडी को इनसाइड भी इनटेक करेगा, उसके बाद उसको अंदर ही यूटिलाइज करेगा। एग्जांपल ह्यूमंस हो जाएंगे। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं? डेड और डिकेइंग मैटर मतलब सड़े गले पे फीड करते हैं, जैसे कि मशरूम हो गया, फंजाई हो गया, जो कि मशरूम भी एक फंजाई है। देखो, और फिर लास्ट आता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहाँ पे क्या होता है? एक लिविंग होस्ट को बिना जान से मारे क्या करते हैं? ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं, जैसे कि लीच और लाइस। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हमें पढ़ना है बहुत डिटेल में क्या? फोटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब फोटोसिंथेसिस। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? देखो, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले फोटोसिंथेसिस हम लोगों ने बचपन में क्या पढ़ रखी है? देखो, प्लांट फूड अपना प्रिपेयर करता है सनलाइट और क्लोरोफिल का यूज करके, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। देखो, अब हमें क्लास 10th में थोड़ी सी हायर नॉलेज के साथ पढ़ना है। ये बेसिक रिएक्शन है जो कि कई लोगों ने देखी होगी, कई लोगों ने नहीं देखी होगी। ये बुक के पब्लिकेशन पे बेस्ड है, जैसे कि अगर आपकी बुक जूनियर क्लासेस में अच्छी पब्लिकेशन की लगी होगी तो आपने रिएक्शन जरूर देखी होगी, अगर नहीं होगी तो कोई बात नहीं, अभी हम सीख लेंगे। ठीक है, तो अब स्टेप्स क्या क्या है? कुछ स्टेप्स है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के। स्टेप्स है, क्या क्या स्टेप्स है? एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। सबसे पहले प्लांट का जो लीफ होता है वो क्या करता है? सबसे पहले उसके जो क्लोरोफिल होते हैं, मतलब जो क्लोरोफिल क्या होते हैं? ऐसे पिगमेंट्स जो कि प्रिपरेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं, इसको हम किचन ऑफ द प्लांट सेल भी कहते हैं। देखो, अब क्लोरोफिल क्या होता है? एक्टिव हो जाता है। मान लो क्लोरोफिल एक्टिव हो गया, ठीक है, ये क्लोरोफिल था, ये सब एक्टिव हो गए। अब इसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। ई मतलब एनर्जी। मान लो यहाँ पे सूरज है, इसके जो रेडिएशन यानी कि ये जो निकल रही है यूवी लाइट्स, वो क्या करती हैं? इसके क्लोरोफिल्स की वजह से कैप्चर हो जाती है क्लोरोफिल में, और क्लोरोफिल क्या करता है? इनका यूज करके क्या बना देता है? एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एक एनर्जी करेंसी है। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ये होता है। फिर अब बात आती है हमारे लाइट एनर्जी का। हमारा लाइट एनर्जी था
जो कि प्लांट ने किस में कन्वर्ट कर दिया, केमिकल एनर्जी में, जो कि क्या है, इनका फूड। अब देखो, जो हमारा प्लांट होता है वो फूड को किस फॉर्म में स्टोर करके रखता है, स्टार्च के फॉर्म में। वहीं पे जो एनिमल्स होते हैं वो फूड को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। बेसिकली अब ये रिएक्शन देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके क्लोरोफिल क्या बनाता है, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है, ऑक्सीजन बनता है और वाटर भी लिबरेट हो जाता है। अभी हमें पढ़ना है कि वाटर लिबरेट प्लांट से कैसे होता है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। अभी हम सबसे पहले पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो देखो, न्यूट्रिशन इन अमीबा अगर हमें पढ़ना है तो बेसिकली देखो, इसमें मैंने लिखा नहीं क्योंकि मुझे लगता है बेसिकली कोई लोगों को आता नहीं होगा। देखो, न्यूट्रिशन पहले अमीबा का स्ट्रक्चर बनाना है। देखो, अब बेसिकली इसमें हमें क्या पढ़ना है। अब ये देखो, ये प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या होता है, इसमें कुछ 5 प्रोसेसेस होते हैं। देखो, सबसे पहला होता है इंजेक्शन, मतलब क्या किया इसने, सबसे पहले अमीबा ने क्या किया, अपने फूड को इंजेक्ट किया। फिर क्या होता है यहाँ पे, डाइजेशन, डाइजेस्ट हो रहा है। फिर यहाँ पे एसिमिलेशन, देखो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होता है, तो एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन एक ही साथ हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया सबसे पहले फूड, अब उसका एसिमिलेशन हुआ, मतलब अब जहाँ पे उसको रिक्वायरमेंट, जहाँ पे जिस भी बॉडी पार्ट में उसकी रिक्वायरमेंट थी वो वहां पे क्या हुआ, शिफ्ट हो गया। अब उसके बाद फिर एक्सक्रीशन हो जाएगा, मतलब उसको जो जो भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं थी उसको उन्हें एक्सक्रीट आउट कर दिया, मतलब उसको अपनी बॉडी से बाहर कर दिया। अब देखो, इंजेशन का मतलब फूड को अंदर लेना, फिर डाइजेशन का मतलब फूड का ब्रेक डाउन होना, और फिर एब्जॉर्प्शन का मतलब डाइजेस्ट होने के बाद जो न्यूट्रिशियस मटेरियल्स है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, शुगर, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स का क्या बोलते हैं, उनको यूटिलाइज करना। उसके बाद एसिमिलेशन का मतलब होता है जहां भी जैसे इस पार्ट ऑफ द बॉडी को रिक्वायरमेंट है तो यहाँ से न्यूट्रिशियस मटेरियल यहाँ पे ट्रांसफर कर देना, यही एसिमिलेट कर देना। और एक्सक्रीशन का मतलब होता है जो भी अनवांटेड मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर कर देना। यही प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन इन एमीबा। आप कुछ पार्ट्स के नाम याद कर लो। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, सबको पता होगा। ये जो दो पोर्ट्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं PSEUDOCODIA, मीन्स स्यूडोपोडिया। ये क्या होता है, दो एंड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ऐसे कुछ ऐसा शेप बनाता है जिसकी वजह से क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया को कैप्चर कर लेते हैं इनसाइड दी सेल। ठीक है, अब यहाँ पे स्यूडोपोड क्या कर लिए, इन्होंने फिर से गैप बना के इसको अंदर ले लिया। अब उसके बाद यहाँ पे उसका एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन होगा, डाइजेशन होगा, उसके बाद सारे प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे वो एक्सक्रीट आउट कर देगा। प्रोसेस क्या क्या होते हैं एक बार प्रोसेसेस लिख लो। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं, वो ह्यूमंस में भी सेम होता है, सारे लिविंग जो हमारे एनिमल्स होते हैं सब में सेम होता है। सबसे पहले क्या होता है, इंजेशन, इंजेशन। फिर क्या होता है, डाइजेशन। ठीक है, फिर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। फिर क्या होता है, एसिमिलेशन। फिर क्या होता है, ईजेशन, सॉरी एक्सक्रीशन। ईजेशन भी बोल सकते हैं हम लोग, एक्सक्रीशन भी बोल सकते हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ईजेशन और एक्सक्रीशन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। ईजेशन क्या होता है, किसी भी सॉलिड मटेरियल का बाहर जाना इनसाइड आउटसाइड द बॉडी, जैसे कि फिकल मैटर। और एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, जब भी कोई हमारा अनवांटेड जैसे मटेरियल जो कि लिक्विफाई या फिर गैसियस फॉर्म में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा स्वेट, तो ये सब जब बाहर जाते हैं उसके लिए वो जो हम वर्ड यूज करते हैं उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। और जब कोई सॉलिड मटेरियल बाहर जाता है उसको उसके लिए हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं, ईजेशन, ई
GESTION, स्पेलिंग एक बार देख लेना, इजेशन यही होता है। अब हमें पढ़ना है रेस्पिरेशन। चलो बेसिकली रेस्पिरेशन को भी पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन, मतलब यहाँ पे क्या है, ब्रेक डाउन का प्रोसेस है, मतलब किसी चीज को तोड़ने का प्रोसेस है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड, किसको तोड़ने का, फूड को तोड़ने का प्रोसेस है। और लिबरेट क्या करता है, मतलब उससे क्या बनाता है, फूड को तोड़ के ये एटीपी का फॉर्मेशन करता है। फूड में से ये एटीपी को बाहर निकालता है। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि क्या है, एक एनर्जी करेंसी है। ठीक है, यहाँ पे 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं, एक हमारा एनर्जी करेंसी बनाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा, मतलब एनर्जी इसके अंदर 180 के अंदर हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, जिसको हम लोग एज्यूम भी नहीं कर सकते बेसिकली, लेकिन हम लोग यूज कर लेते हैं उसको डे टू डे लाइफ में। देखो, अब हमारा जो रेस्पिरेशन होता है, या तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है या फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। अब जो रेस्पिरेशन हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। मतलब एक एक पॉइंट लिख लेते हैं। ब्रेक डाउन विथ O2। अब दूसरा, ब्रेक डाउन विदाउट O2। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या होगा, देखो, अब जहाँ पे कई लोग मिलके काम कर रहे हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, मतलब कोई लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो बताओ काम ज्यादा कहाँ पे होगा, काम ज्यादा यहाँ पे होगा। टोटल हमारी बॉडी में पर डे 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। पर डे नहीं, एक यूनिट में 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से 36 एटीपी क्या होती है, फॉर्म करता है कौन, सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन। और बची हुई 2 एटीपी जो होती है, वो कौन फॉर्म करता है, वो हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉर्म करता है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन, अब क्या हुआ, अब जब हमारे पास इतनी सारी एटीपी है, तो क्या हमको इसकी रिक्वायरमेंट होगी, बेसिकली हमारे डे टू डे लाइफ में इसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती है। लेकिन क्या होता है, जैसे हमारी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, जैसे कोई कुत्ता पीछे लग गया, ये हमारी एनर्जी खत्म हो गई, अब हमारे पास कोई एनर्जी नहीं है, तो ये एनर्जी हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये एनर्जी हम यूज कर लेते हैं, बेसिकली यही होता है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एक बार और समझ लो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉपर जो हमारा जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, मतलब यहाँ पे हमारी प्रॉपर एनर्जी फॉर्म हो जाएगी। और यहाँ पे ग्लूकोज को तोड़ के प्रॉपर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है और CO2 लिबरेट कर दिया जाता है। वहीं पे यहाँ पे एनर्जी प्लस CO2 का फॉर्मेशन होता है। वहीं पे एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड प्लस CO2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वेट, वीडियो में कोई ग्लिच आ रहा था। हाँ, ठीक। देखो, अब यहाँ पे एनर्जी और CO2 का फॉर्मेशन होता है, किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में। एनर्जी अब सीधे सीधे बन गई है, तो फिर यहाँ पे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है, जो कि क्या करता है, हमारी बॉडी में क्रैम्प्स, यानी जैसे हम लोग ज्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, या फिर ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, या फिर ज्यादा एनर्जी यूज कर लेते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, ऐसे जैसे हमारे मसल्स लगता है ऐसे फट जाएंगे। तो वो जो क्रैम्प्स आते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं, लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से आते हैं। So this was the topic of respiration. I hope this is clear to you. And we are going to the topic called as transportation. We will discuss both in plants and animals. First of all, let's discuss this respiration topic in animals. देखो, respiration हमारे animals में कैसे होता है। respiration सबसे पहले हम लोग ब्रीदिंग करते हैं। ब्रीदिंग कैसे करते हैं, ऑक्सीजन को इनसाइड द बॉडी लेते हैं, लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने के बाद वो क्या करता है, हमारी बॉडी में क्या करता है, वो बॉडी में पूरा ट्रांसपोर्ट होता है। और जो हमारा CO2 रहता है, वो CO2 हमारे लंग्स में आके वापस हमारे नोस्ट्रिल से बाहर चला जाता है। तो फिर इसका पाथ क्या होता है, सबसे पहले नोस्ट्रिल, फिर हमारा फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर हमारा ब्रोंकियोल्स, फिर ब्रोंकाई। ऐसे ऐसे हमारा लंग्स में वो ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है। और वैसे उल्टा पाथ क्या होता है, उसी का जस्ट अपोजिट पाथ हमारा CO2 का होता है। और यही बात अगर हम प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट्स कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, सिंपली वो तो डायरेक्ट ब्रेक डाउन करते हैं, उनमें भी रेस्पिरेशन होता है, लेकिन वो हमारा जैसे सिंपली वो लोग ब्रेक डाउन करते हैं, तो वही उनका रेस्पिरेशन है। अब हमारा जो टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में हमारा सबसे मेजर टॉपिक रहेगा, वो रहेगा सर्कुलेशन।
सर्कुलेशन इन एनिमल्स, जैसे सर्कुलेशन क्या होता है हमें पढ़ना है बेसिकली डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन किसमें होता है एनिमल्स में, बेसिकली मेजर एनिमल्स में होता है जो कि ज्यादा वेल डेवलप्ड है, मल्टी सेलुलर वेल डेवलप्ड है उनके अंदर होता है। और जैसे ह्यूमंस हो गए हमारे अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये सब अभी हम पढ़ने वाले हैं। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। देखो बेसिकली हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स टू द बॉडी पार्ट्स, मतलब मटेरियल्स को, जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है उनको बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करना, इसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। देखो अब ट्रांसपोर्टेशन हमारे प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग तरीके से होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं प्लांट्स में। प्लांट्स में किसका यूज करके होता है, प्लांट्स में हमारा दो टिश्यूज का हेल्प करके होता है, जो हमने क्लास 9th में चैप्टर 2 में पढ़ रखा है, जो कि हमारा टिश्यूज है। उसमें हमने टिश्यूज सिंपल परमानेंट, परमानेंट वाले टिश्यू में हमारे सेक्शन में परमानेंट का जो डिवीजन होता है परमानेंट सिंपल पर कॉल्यूमिनार स्क्वामस, उसके बाद जो हमारा डिवीजन होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू का, उसमें हमारा डिवीजन होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, उसमें होता है हमारा जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, हमारे ट्रांसपोर्टेटरी टिश्यू होते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट में कौन रोल प्ले करता है, XYLEM जाइलम एंड PHLOEM फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, मिनरल्स RELS और वाटर का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद फिर यहाँ पे फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। वहीं पे हम अगर एनिमल्स की बात करें तो प्लांट्स में क्या जाइलम रोल प्ले कर रहा था और फ्लोएम रोल प्ले कर रहा था। जैसे एक प्लांट का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, मान लो ये प्लांट का स्ट्रक्चर, देखो मान लो ये कोई प्लांट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये कोई प्लांट का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे फूड प्रिपेयर किया गया, यहाँ पे फूड प्रिपेयर, मान लो यहाँ पे फूड प्रिपेयर किया गया। अब रूट्स को भी रिक्वायरमेंट है, एपिकल पार्ट को भी रिक्वायरमेंट है, स्टेम्स को भी रिक्वायरमेंट है। तो क्या करता है जाइलम, क्या करता है फ्लोएम, क्या करता है फूड को ट्रांसपोर्ट कर देता है, फूड को थ्रू आउट दी बॉडी ट्रांसपोर्ट कर देता है। फूड को ट्रांसपोर्ट करता कौन करता है, फ्लोएम। अब बताओ रूट्स को क्या मिला, नीचे से मिनरल्स और वाटर मिले, तो इनका ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, इनका ट्रांसपोर्ट करेगा हमारा जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू क्या करता है, ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ एक मूवमेंट शो करता है, और हमारी जो मिनरल्स और वाटर्स होते हैं उनको थ्रू आउट दी बॉडी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है। अब हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कैसे होता है ये भी देख लेते हैं। सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में हमें पढ़ना है हार्ट, क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो बेसिकली उसके लिए पूरी बोर्ड चाहिए होगी। तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में क्या होता है, बेसिकली एक और ऊपर ऊपर से पहले सपना देते हैं, फिर हम पूरा डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। मान लो लंग्स है हमारा, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, अभी इतना समझो, सिर्फ 4 चैम्बर्ड हार्ट है। और यह मेरी बॉडी है, बॉडी है, बॉडी के टिश्यूज ले लेते हैं, बॉडी जो पूरी है टिश्यूज, ठीक है। अब लंग्स से हमारा ब्लड कहाँ आता है, सबसे पहले चैम्बर फर्स्ट, ऐसे भी नाम ले लो, अभी हम चैम्बर्स का नाम भी लिखेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट आर्टरियम। फिर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करेगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से टिश्यूज में जाएगा, टिश्यूज से फिर राइट आर्टरी में आएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में आएगा, उसके बाद फिर लंग्स में वापस जाएगा, और ये प्रोसेस रिपीट रिपीट होता रहता है। एक बार एक टाइम्स में यहाँ सर्कुलेशन हुआ, एक टाइम्स में यहाँ सर्कुलेशन हुआ, और 1 + 1 होता है 2। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं 2 यानी डबल, और सर्कुलेशन हो रहा था यानी डबल सर्कुलेशन। इससे बोर्ड में हर साल क्वेश्चन आना ही आना। चलो मेरे साथ में बेसिकली स्ट्रक्चर आप लोग बना लो, इतना आप बना लोगे। उसके बाद फिर हमारा ये होता है इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, लेकिन इतना हमें डिटेल में नहीं जा रहे, सब आपको क्लास 11th में मिलेगा। तो मैंने अपने रिवीजन के लिए बोल दिया, लेकिन आप लोग जान सकते हो, ऐसा कोई स्पेशल चीज़ नहीं है कि आप लोग नहीं जानोगे। एक टाइम पे पढ़ना ही है। अगर आपको बायो परस्यू करना है, बायो से अपना करियर, तो यू कैन इजीली डेफिनेटली स्टडी दैट। यहाँ पे हमारे चैम्बर्स का डिवीजन होता है, कौन डिवीजन करता है, इनका नाम अभी हम जस्ट सब लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डिवीजन करता है, इस ये पार्ट जो हमारा होता है हार्ट का, ये होता है ऑक्सीजनेटेड पार्ट, ऑक्सीजन कंटेनिंग पार्ट। और ये जो पार्ट होता है हमारा, ये होता है DO2 यानी डी ऑक्सीजनेटेड
पार्ट, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब देखो, अब हमारा जो ब्लड होता है वो क्या करता है, सबसे पहले पार्ट्स को लेबल कर लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इस वेन को हम बोलते हैं, सॉरी, इस आर्टरी को बोलते हैं हम आयोटा, आयोटा। अब ये जो चेम्बर का डिवीजन होता है इसको हम बोलते हैं ट्राइसिपिया। इस केस में ये जो हमारा DO2 पार्ट है, इस साइड के जो डिवीजन, इसको हम जो बोलते हैं वो राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। कई बुक्स में आपको वेंट्रिकल की जगह ऑरिकल भी मिलेगा, तो यू विल नॉट हैव टू कंफ्यूज, इट इज सिंपल नेम। और फिर हमारा होता है ये राइट वेंट्रिकल। यहाँ जो डिवीजन होता है इसका नाम होता है बाइसिपिया। यहाँ पे एक और नाम भी होता है, कई कई बुक्स में अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन बेसिकली हमको यही लेके चलना है, ट्राइसोपिया और बाइसोपिया। ये सब चीजें आपको एनसीईआरटी में कहीं नहीं मिलेंगी, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर वहाँ पे दिया हुआ है। ये जो वेन होती है इसको हम लोग बोलते हैं वीना कावा, वेना केवा, वीना कावा, ठीक है। अब देखो, अब ट्रांसफर होता है ब्लड का कैसे, यहाँ से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है, कहाँ पे, कहाँ पे एंटर करता है ये, हमारी राइट लेफ्ट आर्टरियम में एंटर करता है। लेफ्ट आर्टरियम से होते हुए ये कहाँ पास कर जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए ये पास कर जाता है हमारी बॉडी में, और बॉडी से फिर इसको कैरी कौन करता है, इसको कैरी करती, देखो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ये जो हमारा है, ये देखो मेजर यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। ये जो पार्ट है हमारा, ये इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वेन, क्या, पल्मोनरी वेन। और ये जो डाउनवर्ड पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे आयोटा। आयोटा के लिए हमारे पास जगह यहाँ पे लिख लेते हैं AORTA। सेम केस यहाँ पे भी है, ये जो हमारा नीचे से आ रहा है इसको हम बोल देंगे वेना केवा, और ये जो ऊपर जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरीज। अब पहले मेजरली डिफरेंस समझ लेते हैं पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का, मतलब आर्टरीज और वेन्स होती क्या है। सबसे पहले आर्टरीज क्या होती है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं थ्रू आउट द बॉडी। वेन्स क्या होती है, जो कि सॉरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं थ्रू आउट दी बॉडी। आप देखो, लेकिन यहाँ पे तो एक एक्सेप्शन आ गया, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो ये हमारी पल्मोनरी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, लेकिन हमने कहा वेन तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, वेन जो हमारी, ये जो हमारी पल्मोनरी वेन है वो हमारे इस केस में एक्सेप्शन होती है, और यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी है वो भी हमारे इस केस में एक्सेप्शन है, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। इसको छोड़ दो। अब इसके बाद जितनी भी सारी वेन्स और आर्टरीज होंगी वो ये रूल फॉलो करेंगी कि वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी और आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। अब देखो, यहाँ से क्या हुआ, पल्मोनरी वेन ने क्या किया, एंटर कराया ब्लड को, एंटर कराया ब्लड, अब आया यहाँ पे, फिर बॉडी में एंटर किया उसने ब्लड ने, फिर क्या हुआ, यहाँ पे वो फिर आया किसमें, यहाँ देखो एरोज देखते रहना, वेना केवा में आया, वेना केवा से होते हुए वो कहाँ गया, वेना केवा से होते हुए कहाँ गया, राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से होते हुए कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में गया, और वेंट्रिकल से फिर वो क्या करेगा, ये साइकिल रिपीट करते हुए कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। और यही ट्वाइस टाइम सर्कुलेशन को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। 100% है, क्वेश्चन आना ही आना। आप देखो मेजरली इसमें आप आंसर में क्या क्या लिख सकते हो, बेसिकली यहाँ पे ट्वाइस टाइम्स ब्लड फ्लो करता है हार्ट में, तो इसको हम लोग डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। डबल सर्कुलेशन मेजरली मल्टी सेलुलर वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स में होता है, और यही सब लिख सकते हो, जिसके पास ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का सप्लाई सेपरेटली होता है, वहां पे भी हमारा बेसिकली होता है डबल सर्कुलेशन। यही था डबल सर्कुलेशन का टॉपिक, यही था स्ट्रक्चर ऑफ थॉट। हमने एक डायग्राम स्किप कर दिया था, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई नोट्स, कोई भी बुक, कोई भी टॉपिक यहाँ पे तक कोई कुछ नहीं यूज कर रहा हूँ, तो मेरे माइंड में भी आया कि मैंने स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा नहीं समझा है, तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा के बाद समझ लेते हैं, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीशन टॉपिक। ओके, तो
जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे मैं कोई नोट्स नहीं यूज कर रहा। ये चैप्टर इतना ज्यादा मेरे टिप्स पे है कि मुझे ना कोई नोट्स, ना कोई बुक, ना कोई, यहाँ तक कि मुझे टॉपिक्स का नाम भी नहीं लिखना पड़ता है कि मुझे सीक्वेंस भी याद हो गया, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा स्किप कर गया। अभी जस्ट वो भी समझ लेते हैं। देखो मेरे पास कोई बुक्स, कोई कॉपीज, कुछ नहीं है, यहाँ तक कि कोई नहीं है। अभी पूरा मेरा पूरा रूम खाली है। मैं अभी शूटिंग कर रहा हूँ। कितने बज रहे होंगे? लगभग 1 मिनट। ये अभी शूटिंग हो रही है, 10:30 बज रहा है। 10:30 बजे रात को। ऐसा कुछ नहीं है, मैं दिन में भी शूट करता हूँ, रेगुलरली मैं दिन में शूट करता हूँ। यहाँ पे टीम रहती है, लेकिन अभी कोई है नहीं, तो अभी मुझे खुद करना पड़ रहा है क्योंकि मेरा आज का लेक्चर खाली जा रहा था। मैंने कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का अपलोड कर दिया। मैंने सोचा लाइव प्रोसेस का ओवरव्यू अपलोड किया था, मैंने सोचा लाइव प्रोसेस हो गया तो मैंने कंट्रोल कोऑर्डिनेशन अपलोड कर दिया। अब मुझे पता ही नहीं था लाइव प्रोसेस का डिटेल वीडियो अभी बचा हुआ, तो वही डिटेल वाला मैं अभी शूट कर रहा हूँ जस्ट। और मुझे वीडियो शूट करने में अगर 2 घंटे का भी वीडियो, 1 घंटे का भी वीडियो, 1.5 घंटे का भी वीडियो, मैं वन शॉट में ही शूट करता हूँ। मैं क्लिप्स क्लिप्स में नहीं शूट करता हूँ, क्योंकि आप जब भी मेरा वन शॉट देखेंगे कितने भी देर का रहेगा, मैं एक ही टी शर्ट में एक ही तरह से पढ़ाता हुआ मिलूंगा। कोई भी अलग मेरे अंदर चेंज नहीं आते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड। इसके बाद हमें पढ़ना है स्टोमेटा। स्टोमेटा किसका टॉपिक है पहले ये समझ लो। स्टोमेटा जो हमारा ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, जब हमारा वो ट्रांसपोर्टेशन, उसको हम लोग एक्सक्रीशन में भी पढ़ सकते हैं, वो हमारा एक्सक्रीशन का भी टॉपिक है। तो या तो हम बताओ हम एक्सक्रीशन में पढ़े, या फिर बताओ अभी अभी पढ़ लेते हैं। चलो अभी पढ़ लेते हैं। चलो फिर बना लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। देखो स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा में बनाना है। ये है केस किसका? ओपन स्टोमेटा का। और ये है केस किसका? क्लोज स्टोमेटा का। इतना बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन स्टोमेटा, क्लोज्ड स्टोमेटा। यहाँ मैं एक ही को लेबल कर रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैंने इसको लेबल कर दे रहा हूँ, उसमें भी सेम लेबलिंग रहेगी। देखो इसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। ये हमारा होता है न्यूक्लियस। ये हमारे एंजाइम्स होते हैं इसके नोट्स पे, तो वो छोड़ दो, वो इतना डिटेल में नहीं जाना है। देखो अब क्वेश्चन आता है, ये हमारा जो स्टोमेटा होता है ये करता क्या है? ये हमारा प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, जो कि अभी हम ट्रांसपोर्ट एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे। ट्रांसपीरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कि स्टोमेटा एक्सेस वाटर, जैसे अब उसकी प्लांट की बॉडी में एक्सेस वाटर आ गया, अब उसको क्या करना है? रिमूव करना है। वो क्या करेगा? ये स्टोमेटा तो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज में हेल्प करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है, ऑक्सीजन को बाहर करता है। ये भी इसी का काम होता है गैसेस एक्सचेंज में। लेकिन मेजरली क्या करता है? ये ट्रांसपीरेशन में भी हेल्प करता है। ट्रांसपीरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कि रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, मतलब ज्यादा पानी अगर प्लांट की बॉडी में आ गया तो वो क्या करेगा? इसके थ्रू वो गैसेस के फॉर्म में बाहर कर देगा। ये करता है हमारा स्टोमेटा। स्टोमेटा के बेसिक बेसिक फंक्शन है, ऐसा कुछ टफ नहीं है, लेकिन 100% चांस है जैसे कि डबल सर्कुलेशन का आना ही आना इस बार आपके बोर्ड में। वैसे स्टोमेटा से भी एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो रिटर्न में आए चाहे वो एमसीक्यू में आए। बिल्कुल आप इसको पढ़ के, आप इसको, इस चैप्टर को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। यहाँ तक कि मैं ऐसा कहता हूँ, मेजरली आप छोड़ के इसको सकते हो, एंड में बताऊंगा, क्योंकि पढ़ना आपको सब जरूरी है, लेकिन आपको पढ़ के सब जाना है। डिटेल जो टॉपिक है मैं बता दूंगा आपको जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। मेरे चैप्टर्स एक बार कवर हो जाए, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा मेजर मेजर आपको क्या पढ़ के जाना है। जैसे कि मैंने अभी पढ़ा है एरोबिक एंड एनारोबिक टेस्ट, 100% गारंटी है। मेरे बोर्ड्स के टाइम पे मैंने सवेरे पढ़ के मैं वही गया था और वही सेम क्वेश्चन 4 मार्क्स का आ गया था। बेसिकली चलो अब पहले हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पर एक्सप्रेशन पढ़ते हैं कि टाइम ज्यादा हो रहा है। चलो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके पहले एक चीज देखो, मेरी वीडियो का ड्यूरेशन ज्यादातर कितना रहता है? 30 मिनट्स टू 1 आवर। और वहीं कोई और क्या लेता है वन शॉट के लिए? वन शॉट के लिए सबका देखोगे तो 2 and 2.5 आवर्स लेते हैं सब एक वन शॉट अपलोड करने का। यहाँ तक कि उनके पास पीपीटी भी होता है भाई। हम यहाँ पे पीपीटी भी नहीं यूज करते, हम अपने हाथ से लिखते हैं। उसके बावजूद हमारा वन शॉट इतना अच्छे से कवर हो जाता है, इतने कम टाइम में कवर हो जाता है। देखो इसका भी वन शॉट ज्यादा से ज्यादा रेंज जाएगा 40 to 50 मिनट्स के बीच में ही जाएगा।
और इतने कम टाइम में लाइव प्रोसेस को इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया। आप पूरे यूट्यूब पे वीडियो ढूंढ लो, कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये मेरी गारंटी है। और यहाँ तक कि आप खुद देखो, सब पीपीटी रीड करके पढ़ाते हैं और यहाँ पे ना बुक्स है ना कॉपीज है। मैं खुद से जितना मुझे याद है उतना सारा लिख के मैं पढ़ा रहा हूँ। और एक भी टॉपिक आप एनसीईआरटी का कोई साइड बुक भी खोल के देख लो, एक भी टॉपिक अगर स्किप कर गया तो मैं चैलेंज में पढ़ाना छोड़ दूंगा। कोई टॉपिक मुझसे स्किप नहीं करता, खास करके बायो का। बायो मेरा फेवरेट है, तो बायो से कोई टॉपिक स्किप नहीं करता। देखो अब हमें पढ़ना है क्या, टाइम पे मत जाओ भाई, टाइम के अंदर जितना भी हम लोग पढ़ लेते हैं ना उतना कोई, जितना हम आधे घंटे में पढ़ते हैं उतना कोई 2 घंटे में नहीं पढ़ा पाता है। चलो अब हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या, रिमूवल, रिमूवल ऑफ एक्सेस मटेरियल थ्रू आउट दी बॉडी, ठीक है, थ्रू दी बॉडी। अब क्या होता है यहाँ पे रिमूवल ऑफ एक्सेस, मतलब ज्यादा अमाउंट में जो मटेरियल्स हैं उनको हम लोग अपने बॉडी से क्या करते हैं, एक्सक्रीट मतलब बाहर निकाल देते हैं, जिनकी हमें नीड नहीं होती है। ठीक है, अब एक्सक्रीशन भी हमें दो टाइप से पढ़ना है, प्लांट्स का एक्सक्रीशन अलग और एनिमल्स का अलग। प्लांट्स का सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर एनिमल्स का हम लोग एनिमल्स का एक्सक्रीशन पढ़ लेंगे। देखो प्लांट्स का एक्सक्रीशन में हमें पढ़ना है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम स्टोमेटा। स्टोमेटा के हेल्प से एक्सेस वाटर प्लांट का रिमूव कर देना, उसी को ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। एनिमल्स में क्या होता है, स्वेट ग्लैंड्स का यूज करके हम लोग क्या बोलते हैं, स्वेट्स को हम लोग बाहर कर देते हैं। अब एक न्यूट्रिशन इन एनिमल में हमें पढ़ना था कि बॉडी जो हमारी होती है वो क्या करती है, कैसे हमारे फूड को डाइजेस्ट करती है। देखो सबसे पहले कौन रोल प्ले करता है, बाइल जूस रोल प्ले करता है, लिवर रोल प्ले करता है डाइजेशन में, पेनक्रियाज रोल प्ले करता है, स्टमक रोल प्ले करता है, इंटेस्टाइन रोल प्ले करता है, और हमारा एलिमेंट्री कनाल रोल प्ले करता है। पूरा एलिमेंट्री कनाल का ही पार्ट हमारे रोल प्ले करता है। लेकिन देखो ऊपर से नीचे जो मूवमेंट हमारी फूड को लेके जाती है, तो उस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। PERISTALITIC पेरिस्टालिटिक मूवमेंट बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारा फूड क्या होता है, इनसाइड द बॉडी ट्रेवल करता है। जैसे हमारा इंटेस्टाइन, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो यहाँ से फूड को ऊपर जाना रहता है। तो अब बताओ कोई भी चीज ऊपर से नीचे आ सकती है बिना किसी चीज के, लेकिन क्या नीचे से ऊपर जा सकती है, तो यहाँ पे जो नीचे से ऊपर जो फोर्स ले जाता है उसी मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। अब देखो फूड का डाइजेशन कैसे होता है, सबसे पहले माउथ में उसको सलाइवरी अमाइलेज मिलता है। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है, उसका ब्रेक डाउन करता है और उसको स्टार्च को क्या करता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। फिर माल्टोज हमारी बॉडी के एलिमेंट्री कनाल से हमारी ये ईसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक में जाती है, जो कि जे शेप स्ट्रक्चर होता है। उसमें क्या HCl गैसेस होती है, सॉरी HCl हमारा HCl एसिड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि क्या करता है, फूड में जितने भी अनवांटेड बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं, उनको क्या करता है, किल कर देता है। किल करने के बाद फिर वो फूड में क्या करता है, बाइल जूस देखो, फिर उसके बाद पेप्सिन ट्रिप्सिन लाइपेज एक्ट करते हैं, जो कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूट्रिशन मटेरियल्स का क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। फैट ग्लोब्यूल्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं मेजरली। देखो जो तुम्हारा ट्रिप्सिन लाइपेज होता है, ये सब बेसिकली फैट के मॉलिक्यूल्स का भी एब्जॉर्प्शन करते हैं, लेकिन वहीं पे हमारा बाइल जूस भी होता है, वो भी फैट के ग्लोब्यूल्स का क्या करता है, फ्लैट इमल्सिफिकेशन करता है वो बेसिकली। अभी हम पढ़ेंगे। देखो उसके बाद फिर क्या होता है, हमारी बॉडी क्या करती है, देखो अब स्टमक से क्या हुआ, फूड अब इंटेस्टाइन में मान लो एंटर कर लिया, तो इंटेस्टाइन में एंटर करते टाइम जो हमारा डक्ट होता है, डक्ट, एक डक्ट से क्या होता है, बाइल जूस भी आता है और पेनक्रियाटिक जूस भी आता है। बाइल जूस क्या कंटेन करता है, बाइल, बाइल जूस क्या कंटेन करता है, देखो अब वो क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, मतलब फैट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देता है। और वही लाइपेज क्या करता है, उस छोटे छोटे मॉलिक्यूल से क्या करता है, एनर्जी का लिबरेशन करा देता है, जो उसको नीड होती है, जो मटेरियल फैट के मॉलिक्यूल से मिलते हैं उनको लिबरेट करा देता है। अब देखो
अब हमारे जो पैनक्रियाटिक जूस होता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, तीनों उसी में से होता है। बाकी यही सब रोल मैंने पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज का बता ही दिया। पेप्सिन का प्रोटीन डाइजेशन, ट्रिप्सिन बेसिकली हमारे देखो एक चीज और है, बाइल जो हमारा होता है वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट तो करता है, बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना है। उसके साथ ही जो हमारा HCl होता है वो क्या करता है, फूड को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है, और जब एसिडिक हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा तो उसको हार्म कर देगा। तो हमारा जो बाइल होता है वो उसको एल्कलाइन मतलब बेसिक नेचर का बना देता है, जिससे इंटेस्टाइन में क्या होता है, डाइजेशन आसान हो जाता है। इंटेस्टाइन में हमारे कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे ऐसे लाइनिंग पे, इनको हम लोग बोलते हैं विलाई, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिनकी वजह से डाइजेशन हमारा जो होता है वो काफी अच्छे से ये हाईली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, इसमें बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स होती है। जब फूड इनके बीच में ऐसे ऐसे ट्रेवल करते हुए जाता है, ऐसे 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 ऐसे, तो क्या करता है, ये लोग ज्यादातर न्यूट्रिशन मटेरियल्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सेम एक क्वेश्चन और आता है, अभी हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। अब देखो ये हमारा क्या होता है, इसी इसी प्रोसेस की वजह से एक्सक्रीट आउट होता है। अब देखो बेसिकली एक क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके स्कूल एग्जाम में भी शायद हो सके, प्री बोर्ड्स के टाइम पे तो आ जाएगा। देखो हमारे विलाई और एल्यूविलाई, एल्यूविलाई एल्यूविलाई क्या होता है, देखो हमारा जो लंग्स होता है, सबसे पहले ब्रोंकस, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है, और ब्रोंक्यूल्स के एंड में एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग एल्यूविलाई बोलते हैं। देखो वही एल्यूविलाई क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। अब एल्यूविलाई भी हमने समझ लिया, इन दोनों का डिफरेंस पूछा तो विलाई क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पहला पॉइंट हो गया, और ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये इसका पहला पॉइंट हो गया, दोनों का रोल अलग अलग है। हाईली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज यहाँ पे ज्यादा होती है, कैपिलरीज यहाँ पे ज्यादा होती है। देखो क्या होता है यहाँ पे, विलाई जो होता है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में हेल्प करता है, जो कि कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। इसको ये भी लिख लो, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लंग्स में, ठीक है। ये हमारा लंग्स में प्रेजेंट होता है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। अब देखो यहाँ पे क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड करता है, और उनमें से न्यूट्रिशन मटेरियल्स को क्या करता है, क्योंकि ये हाईली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स होता है तो वो ब्लड में क्या करता है, मिक्स कर देता है। और ये वहीं पे एल्वेलाई क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करता है, कहाँ पे होता है, लंग्स में होता है। और ये भी हाईली सप्लाइड विद कैपिलरीज, जिसकी वजह से ये इजिली क्या करता है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, जैसे एल्वेलाई का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है बलून लाइक, तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल होती है, मतलब काफी अच्छे से जो हमारा जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो इजीली परफॉर्म कर पाती है इसकी मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो यहाँ से ऑक्सीजन अंदर गया, और सॉरी यहाँ से CO2 अंदर गया, और यहाँ से O2 क्या हुआ, बाहर आ गया, और कैपिलरी ने उसको पकड़ लिया, हीमोग्लोबिन, कैपिलरी की हीमोग्लोबिन ने उसको पकड़ लिया और उसको थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसपोर्ट कर दिया, और यहाँ पे कैपिलरी ने CO2 को लाके बाहर कर दिया। यही प्रोसेस हमारा एल्वेलाई, यही फंक्शन हमारा परफॉर्म करता है। बेसिकली यही था चैप्टर। इफ यू आर स्टिल हैविंग एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट। एंड देखो 2 महीने बचे तो हमें ऐसा नहीं करना है कि 2 महीने बचे तो हम फ्री होके अब आराम से पढ़ाई करेंगे अभी बहुत टाइम तक। 2 महीने भाई हमारे टाइम पे, जब 2 महीने देखो हमारा, जब हम 10th में थे तो मेरा 10th का सिलेबस समर वेकेशन तक खत्म हो गया था। समर वेकेशन के बाद मैंने क्या किया, वन शॉट्स लिखने स्टार्ट करे। वन शॉट मैंने 1 महीने में पूरी क्लास 10th के वन शॉट्स मैंने पूरे कवर कर दिए थे। एक दिन में दो दो तीन तीन वन शॉट्स लिखता था, दो दो तीन तीन चैप्टर्स के, ठीक है। तो मैंने ऐसे ऐसे करके कवर कर दिया अपना पूरा सिलेबस। टिल सितंबर तक मेरा पूरा सिलेबस पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर था, तो मैंने सोचा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सितंबर से लेके मैंने नवंबर तक 5 साल के पीवाईक्यूज मतलब सैंपल पेपर सॉल्व किए थे, पीवाईक्यूज भी सॉल्व किए थे। 5 साल के मैंने सैंपल पेपर सॉल्व किए। उसके बाद मुझे ऐसा लगा हाँ अभी कुछ लैग कर रहा है, इंग्लिश में मेरा उस टाइम पे लैग हो रहा था, तो मैंने इंग्लिश को और ज़्यादा फोकस किया, मैंने अपने सारे वीक सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव किया। और इम्प्रूव करने के बाद फिर वही एग्जाम का टाइम आया, हम लोग सोचते थे बोर्ड्स का पेपर बहुत टफ आता है, बहुत टफ आता है, कुछ टफ नहीं होता, बोर्ड्स इज वेरी इजी।
एंड आई थिंक अगर आप बोर्ड्स क्लास को अच्छे से पढ़ो तो इससे आसान क्लास आपके लिए कोई नहीं होगी। मेरे लिए जो सबसे आसान मेरी बोर्ड्स की क्लास रही है। आज तक मैंने इससे आसान कोई भी क्लास नहीं देखी। मैंने जब हम लोग जब अपने सेंटर पे गए थे पहला पेपर देने इंग्लिश का, तो इंग्लिश के पेपर में क्या होता है देखो, अब हम लोग सेंटर पे गए, अब ऐसा डर लग रहा था, पहला पेपर था, पहला बोर्ड का। बचपन से ही सुनते आ रहे बोर्ड एग्जाम में उसने इतना स्कोर किया, मतलब बोर्ड एग्जाम टफ होता है, उसमें कोई अच्छा स्कोर नहीं कर पाता। मेरे दिमाग में ऐसा था, हम सबके दिमाग में ऐसे ही चलता है, बोर्ड एग्जाम बहुत टफ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो मेरे सेंटर पे 15,000 बच्चे जाते थे, 15,000 में हम सोचते थे भाई यहाँ पे 15,000 है, कितने सारे टॉपर्स होंगे, उनमें हमारा क्या रैंक आएगा, हमारा तो कुछ भी नहीं आएगा। ये सोच के और ज्यादा बुरा लगता था। फिर जब सेंटर पे गए, अपने क्लास में बैठ गए, मेरा क्लास एक तो ढूंढने में मुझे टाइम लगा। उसके बाद फिर जैसे ही पेपर हाथ में आया, मैंने कहा इसको पढ़ने की, बुक को मैंने इतनी बार पढ़ा, बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, इतना इजी पेपर था वो, मतलब पढ़ना मेरा बेकार हो गया। मैंने सोचा कहीं सारे बच्चे टॉप ना कर जाए, लेकिन होते हैं ना, पेपर तुमको आसान लग रहा है, कई बच्चे पढ़ के भी नहीं आते तो उनको, उनके लिए थोड़ी आसान है पेपर, तुम पढ़ के आओ तुमको आसान लगा, सबके लिए आसान नहीं होता। मेरे क्लास में एक ऐसा भी बच्चा रहा है जिसने 100 मार्क्स इंग्लिश में स्कोर किए हैं, जो कि किसी टॉपर को भी जो 99.8% भी लाता है उसको भी 100% मार्क्स नहीं मिलते। मेरे भी इंग्लिश में काफी अच्छे मार्क्स थे, मैं ऐसे नहीं कह सकता। 90 मार्क्स थे मेरे इंग्लिश में, हिंदी में मेरे 95 मार्क्स थे, और मेरे एडिशनल सब्जेक्ट में मेरे 99 मार्क्स थे, जो कि था कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसी के बाद मेरे साइंस में थे 94 मार्क्स। लैग कर गया मैं फिजिक्स में थोड़ा सा, लैग तो नहीं किया मैं, एक न्यूमेरिकल था वही गलत हो गया और एग्जाम में कहीं मार्क्स काट लिए थे। एसएसटी में मेरे थोड़े से कम हो गए थे, मेरे थे 89 मार्क्स। और दो सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट का मैं नहीं बता सकता इसके, दैट्स वाज माय मार्क्स। और मैं चाहूंगा आप इससे ज्यादा अच्छा स्कोर करो, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो और मेरे स्टूडेंट सारे मुझसे मुझसे नहीं, मतलब मेरे स्टूडेंट सारे अपने क्लास में सबसे बेटर होते हैं, ठीक है। और बेटर बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप मेरे से कंटिन्यू करोगे तो ऑफ कोर्स आप बहुत ज़्यादा आगे जाओगे, क्योंकि मेरे कंटेंट्स बोर्ड लेवल के नहीं, मास्टर लेवल के होते हैं। सो दिस वाज द टॉपिक, एंड आई डोंट होप कि आपके पास कोई भी डाउट होगा। कोई भी डाउट, मेरे पढ़ाने के बाद कोई भी डाउट नहीं था भाई। अगर हो भी तो कमेंट में बेझिझक पूछ लो, आई विल बी देयर फॉर रिप्लाइंग। टीम देखेगी तो वो भी बता देगी, और मैं देखूंगा तो आई विल आल्सो रिप्लाई। रिप्लाई तो मुझे ही करना है, ठीक है। तो दिस वाज द लेक्चर, इफ यू आर स्टिल हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट, एंड बाय बाय।